हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, कंसिडर द अरेंजमेंट ऑफ टू कॉइल्स P एंड Q शोन इन द फिगर। व्हेन करंट इन कॉइल P इज स्विच्ड ऑन और स्विच्ड ऑफ, अ करंट फ्लोज इन कॉइल Q। ए एक्सप्लेन द फिनोमिनन इन्वॉल्व्ड इन इट। तो देखिए हमारे पास दो कॉइल्स हैं P एंड Q। अब क्या हो रहा है कि P को हम बंद और चालू ऐसे स्विच ऑफ स्विच ऑन कर रहे हैं, तो Q में करंट फ्लो हो रहा है। देखिए इसे हमने फेराडे और हेनरी के थर्ड एक्सपेरिमेंट में पढ़ा हुआ है कि दो कॉइल्स को आसपास रखते थे और एक कॉइल में करंट फ्लो हो रहा होता था, और करंट फ्लो हो रहा होता था जिसमें उसके करंट को अगर हम स्विच ऑफ स्विच ऑन करते थे तो दूसरी कॉइल में जो उसके बाजू रखी है उसमें भी करंट प्रोड्यूस होने लग जाता था, क्योंकि स्विच ऑफ स्विच ऑन करने से करंट में चेंज आता था और करंट में चेंज आने के कारण मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज आता था, जिसके कारण उसके पास रखी हुई दूसरी कॉइल में भी करंट जनरेट होने लग जाता था। तो ये फिनोमिनन का नाम क्या है? तो पहले तो ये पूछा है। तो देखिए ए वाला अपन सॉल्व करते हैं पहले। तो देखिए इस फिनोमिनन का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और माइकल फेराडे ने इस फिनोमिनन के बारे में बताया था। और वही जो मैंने बताया कि अगर कॉइल पी में अगर करंट में चेंज होता है तो इसके कारण उसके पास रखी हुई कॉइल क्यू में भी एक करंट जनरेट हो जाएगा, जो कि पी में हो रहे चेंज को अपोज करना चाहेगा। ये अपोज करना चाहेगा वाला जो फिनोमिनन है वो अभी इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में काम आएगा, पर पहले हम पार्ट बी सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन का। देखिए बी पार्ट में है, मेंशन टू फैक्टर्स ऑन विच द करंट प्रोड्यूस्ड इन कॉइल क्यू डिपेंड्स। अब कॉइल क्यू पे जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो किस किस पे डिपेंड कर रहा है। तो दो फैक्टर पूछा है, लेकिन मैं जितना हो सके बता देता हूँ, फिर आपको अगर एग्जाम में दो बोला है तो आप दो ही लिखिएगा। तो देखिए एक कॉइल से दूसरे कॉइल में करंट जनरेट होने को हम म्यूचुअल इंडक्टेंस बोलते हैं, और इसके लिए हमने फॉर्मूला प्रूफ किया हुआ है जो कि होता है M इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर N1 N2 पाई R1 स्क्वायर L। देखिए ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है। अब आप देख सकते हो कि इंडक्टेंस है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है। तो देखिए नंबर ऑफ टर्न्स, पाई आर स्क्वायर यानी हो गया एरिया ऑफ कॉइल, और एल मतलब हो गया लेंथ। तो देखिए किस किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल। अब यहाँ पे रेजिस्टेंस भी मैंने लिखा है, हालांकि ये फॉर्मूले से तो पता नहीं चल रहा है। कॉइल किस मटेरियल से बनी हुई है और वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, इस पर भी करंट प्रोड्यूस कितना होगा ये डिपेंड करेगा। फिर परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल, ये तो फॉर्मूले में ही है, देखिए ये परमेबिलिटी। उसके बाद एरिया ऑफ कॉइल यानी कि बता दिया मैंने, और लेंथ ऑफ कॉइल। तो इन सभी पे डिपेंड कर रहा है। पार्ट सी में लिखा है, गिव द डायरेक्शन ऑफ करंट इन कॉइल क्यू व्हेन देयर इज अ करंट इन कॉइल पी एंड फर्स्ट आर इज इंक्रीज्ड एंड टू आर इज डिक्रीज्ड। पार्ट सी में ये बोल रहा है कि क्यू में करंट का डायरेक्शन बताओ जब रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं पी कॉइल के रेजिस्टेंस को बढ़ाते हैं या फिर रेजिस्टेंस को कम करते हैं। यहाँ पे करंट हमने फिक्स रखा हुआ है, रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हैं, तो क्यू में किस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा ये बताना है। तो चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ओम्स लॉ से हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, वोल्टेज तो चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि बैटरी जो है वो फिक्स वाली लगी हुई है, तो वोल्टेज तो फिक्स है। रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, देखिए पहले केस में रेजिस्टेंस बढ़ रहा है लिखा है, तो वोल्टेज सेम रहने के लिए करंट को क्या होना होगा, करंट को कम होना होगा। तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या होगा, करंट कम हो जाएगा, और करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी जो है वो कम होते जाएगा कंटिन्यू, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स भी करंट के मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कम होते जाएगा। तो लेंज लॉ से हम पढ़े हैं कि कॉइल क्यू में करंट जनरेट तो होगा, पर इस प्रकार का करंट जनरेट होगा कि वो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज को अपोज करेगा। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड में चेंज को अपोज करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड हम देख रहे हैं कि लगातार कम होती जा रही है क्योंकि करंट कम हो रहा है। तो क्यू क्या करेगा, पी के डिक्रीज को अपोज करेगा, यानी वो पी के मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना चाहेगा, और मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाने के लिए वो क्या करेगा, सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा जिस डायरेक्शन में पी में करंट फ्लो हो रहा था। तो इससे देखिए ये सर्किट है, इसमें अगर ऐसे करंट फ्लो हो रहा है प्लस से माइनस की तरफ, तो क्यू में भी सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा ताकि वो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा सके, क्योंकि पी में कम हो रही है और कम को अपोज करने के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा क्यू को, इसलिए सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। अब देखिए दूसरे केस में क्या होगा,
सेम V इज इक्वल टू आई आर लगा लेता हूँ। लेकिन दूसरे केस में क्या लिखा है कि रेजिस्टेंस कम हो रहा है। अब देखिए रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो V को सेम रखने के लिए करंट को क्या होना होगा, इंक्रीज। अब करंट इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी, और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी तो Q फिर से उसको अपोज करना चाहेगा। अब बढ़े मैग्नेटिक फील्ड को अपोज कैसे करेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ने से रोक के, यानी कम करके। अब मैग्नेटिक फील्ड को कम कैसे करेगा Q, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा के, ताकि ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड हो और दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करे या फिर कम करे। तो देखिए इसको मैं सेम इसी फॉर्म में लिख लेता हूँ। देखिए P में तो सेम करंट ही फ्लो होगा बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ, लेकिन Q में इस बार ऑपोजिट करंट होगा। क्यों? क्योंकि Q क्या चाहता है कि मैग्नेटिक फील्ड मत बढ़े, यानी कि वो उसको अपोज करेगा। इसी वजह से ये ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो मैं आंसर को और कंप्लीट कर लेता हूँ। तो देखिए इसका भी आंसर मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।